तो एक कहानी आपने शायद सुनी होगी कि एक जज साहब थे और उन्हीं को ही फांसी तख्ते पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी 3 जवान बेटियों का और अपनी पत्नी का कत्ल किया था। लेकिन दोस्तों जब उसने पूछा गया कि उसने ऐसा काम क्यों किया तो दोस्तों फांसी के तख्ते पर जाने तक और चढ़ने तक भी ये बात किसी को नहीं बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने अपने परिवार को खात्मा कर दिया और उनके जाने के साथ ही ये राज भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन दोस्तों उनके जाने के 50 साल बाद आज इस राज से पर्दा उठने वाले हैं इस कहानी में कि आखिर उन्होंने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने के काबिल नहीं होती है और शायद यही बात थी कि जज साहब किसी को बताए बिना ही यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ गए फिर भी नहीं बता पाए। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही हैरान कर देने वाली है ये कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ताकि आपका जो लाइक्स है उससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है असम की। एक जज साहब होते हैं जिनका नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोवा और उनके परिवार में 4 लोग थे। उनकी पत्नी पुती राजखोवा, बेटी निर्मली राजखोवा और जिन्होंने एमएमए कर रखा था और उनकी शादी होने वाली थी। उनकी छोटी सी जुनाली राजखोवा थी, उन्होंने बीएससी कर रखा था और सबसे छोटी बेटी जो थी उनका नाम रूपलेखा होता है, वो भी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों बात है 1969 की, जब उनके सर्विस में मात्र कुछ ही दिन बचे हुए थे। उनका ट्रांसफर धुबरी के सेशन कोर्ट में होता है और धुबरी जो है एक डिस्ट्रिक्ट से असम का वहां पर होता है और उन्हें एक बंगला लौट दिया जाता है। लेकिन बंगले में जो पुराने जज होते हैं वो अभी रह रहे थे, उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था, तो इसीलिए वो कुछ दिन के लिए बंगला खाली होने तक सरकारी ऐसे सर्टिफिकेट हाउस में रुकते हैं, यानी कि गेस्ट हाउस में रुकते हैं, जो कि बड़े बड़े अधिकारियों का आवास होता था और कुछ दिन के लिए उसमें रुकते हैं और फाइनली जो है वो अपने बंगले में आ जाते हैं। और बंगले में आने के कुछ ही दिन बाद 2 फरवरी 1970 को उन्होंने रिटायर होना था। और अब दोस्तों जो उनका परिवार होता है वो गुवाहाटी में रहता था और गुवाहाटी में उन्हें एक साले साहब थे जिनका नाम वर्धा शर्मा होता है, वो भी डीआईजी थे, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस होते हैं। वो जो है उनकी भी 2 बेटियां होती है, उनकी पत्नी भी थी, उन्हीं के घर पर ही रहते थे क्योंकि दोस्तों जो जज साहब होते हैं उन्हें बार बार इधर उधर अपनी नौकरी के लिए उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए बेटियों की पढ़ाई के लिए वो अपने मामा के घर पर ही रहती थी। और उनका गुवाहाटी में भी एक घर था, लेकिन उस घर को उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था ताकि उस घर की देखभाल भी होती रहे और उनसे कुछ किराया आते रहे। तो इस तरीके से उनका सब कुछ चल रहा था। तो दोस्तों अब 2 फरवरी 1970 को जज साहब रिटायर हो जाते हैं और इस रिटायरमेंट के मौके पर उनकी पत्नी और तीनों बेटियां भी गुवाहाटी से उनके साथ आ जाती है रहने के लिए और कुछ दिन वो लोग रहती है। लेकिन 8 और 9 फरवरी के दिन बेटियों का चूंकि कॉलेज था, दोनों बेटियां जो थी, छोटी वाली जो थी, उन्हें वो जो है अपने मामा के घर, उनके मामा के घर भेज देते हैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वो उसी बंगले में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अपने साले को कहते हैं कि अब मैं कभी भी अपने घर में आ सकता हूँ, गुवाहाटी में अपने जो किराएदार रखा है उससे आप बंगला खाली करवा दीजिए। अब दोस्तों फिर जो है 8 तारीख को 2 बेटियां गई थी, फिर 14 फरवरी को वो फ़ोन कर देते हैं कि जो मेरी बेटियां हैं उन्हें आप हमारे पास भेज दीजिए क्योंकि हम लोग घूमने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। अब उनके साले कोई बात हजम नहीं होती है, बोलते हैं कि बेटियों का एग्जाम है, पेपर है, पढ़ाई में लगी है और कहाँ वो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उस समय टेलीफोन हुआ करते थे और मोबाइल तो था नहीं, बंगले में टेलीफोन था, उसी से बातचीत हो जाती थी। लेकिन अब वो जिद पकड़ने लगे कि लड़कियों ने भी कहा है कि हम नहीं आएंगे पापा, हमारा पेपर है, पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन वो जिद पकड़ने लगे और अंत में उन बेटियों को आना पड़ा। अब उन्होंने अपने साले से फिर कहा कि आप मेरे जो घर है वो खाली करवा दीजिए क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ और ज़्यादा दिन से मैं बंगले में रह नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोस्तों 24 फरवरी को ही फिर इन्होंने अपना घर खाली करवाने के लिए कहा तो घर उसी दिन उन्होंने खाली करवा दिया और 25 फरवरी को साले साहब जो थे वर्दा शर्मा, वो अपने जीजा को फ़ोन लगाते हैं और ये सूचना देने के लिए कि जीजा जी आपका घर जो है वो किराएदार खाली कर चुके हैं, अब आप आकर रह सकते हैं। लेकिन अब वो फ़ोन लगने लगे तो फिर जज साहब ने, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा जो कि पूर्व जज हो चुके थे, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। अब वो दिन भर फ़ोन लगाते रहे, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर अगले दिन फ़ोन लगाया, फिर नहीं उठाया। दोस्तों ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीत गया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब वर्दा शर्मा की ना तो उसकी भांजी बात हो रही थी और ना उसकी बहन से बात हो रही थी, वो उधर परेशान थे। उसकी जो पत्नी थी शर्मा वो भी परेशान थी, क्या हो गया उनकी ननद के साथ। लेकिन दोस्तों वो सोचते ही रह गए, इधर इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया और 13 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया उपेंद्र नाथ राजखोवा की, यानी कि जज साहब की तरफ से वो लेटर जो था वर्दा शर्मा को मिलता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटियां जो है वो दिल्ली चली गई है और मेरी पत्नी दिल्ली चली गई है
और वो लोग आ नहीं रहे हैं। अब मैं भी बंगला खाली कर रहा हूँ, फाइनली मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वरदा शर्मा ने वो लेटर पढ़ा और उसके बाद दिल्ली में भी कुछ रिश्तेदार थे, क्योंकि वो बहुत बड़े अधिकारी थे। इनके रिश्तेदार ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में ही रहते थे और वहाँ पर ये फ़ोन करते हैं कि क्या राजखोवा परिवार वहाँ पर गया है। तो किसी रिश्तेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो लोग तो यहाँ पर नहीं आए हैं। अब वो गुवाहाटी में भी नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे, तो आखिरकार वो कहाँ गए थे? ये सोचकर वरदा शर्मा परेशान हो रहे थे। अब दोस्तों मार्च बीत जाता है और अप्रैल आ जाता है। आखिरकार वरदा शर्मा धुबरी जाने के बारे में सोचते हैं और फिर वहां जाते हैं और जाकर वहीं पर ठहरे हुए थे। लेकिन वहां पर जाकर पता चलता है कि 15 अप्रैल को ही जज साहब थे, वो अपना ये बंगला छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर कोई खबर नहीं है। उन्होंने सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पकड़ा है, उसके बाद चले गए और उनके साथ उनका परिवार नहीं था, परिवार पहले से ही जा चुका था। अब ये बात ना ही उसको कहाँ पर गए हैं दोस्तों। उसके बाद वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और वरदा शर्मा को कुछ पता नहीं था, पता नहीं चलता है। वापस से वो आ जाते हैं गुवाहाटी और अपनी ड्यूटी पर, लेकिन जो वो अपने वो अस्तर से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं पता चलना। अंत में जून में वो एकदम दृढ़ निश्चय करके आते हैं, चाहे जो हो, अपनी बहन और भांजी को ये पता लगाकर ही रहेंगे और बहनोई का भी पता लगाकर रहेंगे कि ये सारे लोग कहाँ पर है। और जब आते हैं उस बंगले पर फिर जाते हैं और बंगले में जो नए जज साहब थे, NK चौधरी साहब, वहाँ आ चुके थे और उनसे पूछते हैं कि अपनी परेशानी बताते हैं कि मेरे जीजा जो थे ऐसे ऐसे सब बात हुआ और पता नहीं कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो है वहाँ पर जाओ जहाँ पर काम करते थे, कोर्ट में जाओ और वहाँ पर जो स्टाफ है उनसे पता लगाओ, पता चलेगा जिनके साथ वो उनके साथ काम करते थे। तो वहाँ पर जो है वो जाते हैं और जब वरदा शर्मा जी वहाँ पर दो लोग उनसे मिलते हैं, एक गोलक शर्मा और एक जो है जयप्रकाश चक्रवर्ती। गोलक शर्मा और जयप्रकाश चक्रवर्ती ये दोनों जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके असिस्टेंट थे, यानी कि उनके साथ ही काम करते थे। तो गोलक शर्मा बताते हैं कि मुझे बस यही जानकारी है कि वो 15 अप्रैल को फाइनली यहाँ से चले गए थे बंगला खाली करके। लेकिन जो जयप्रकाश चक्रवर्ती थे वो जब उनकी परेशानी देखकर बहुत कुछ जब परेशान देखते हैं तो वो वरदा शर्मा को एक राज की बात बताते हैं। चूंकि जज साहब ने उनको मना कर रखा था इसीलिए वो बात नहीं बता रहे थे पहले, लेकिन जब काफ़ी परेशान देखते हैं तब वो कहते हैं कि ऐसा है कि जून में मैंने राजखोवा जी को देखा था और वो जो है मेरे घर पर आए थे, क्योंकि जो जयप्रकाश के पिता थे उनका नाम था सत्य प्रकाश चक्रवर्ती और उनकी काफ़ी भरोसेमंद थे, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा के काफ़ी भरोसेमंद थे। जयप्रकाश ने बोला कि गौरीपुर में मेरा घर है और मेरे घर पर जज साहब आए थे और मेरे पिताजी से मिले थे, 3 दिन वहाँ पर रुके थे और वो जो है एक प्लॉट ढूंढ रहे थे, ज़मीन ढूंढ रहे थे जिन पर उन्हें आश्रम बनाना था। लेकिन उन्होंने अपने मेरे पिताजी से कहा कि ये बात किसी को बताना मत कि मैं आश्रम के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है और मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, मैं बहुत सारा पैसा लेकर घूम रहा हूँ, इसीलिए तुम किसी को बताना मत। और 3 दिन यहाँ पर रहे थे, बहुत सारा उन्होंने ज़मीन भी देखा, प्लॉट भी देखा और उसके बाद फिर वहाँ से चले गए। लेकिन जब वहाँ से जाने लगे तो मेरे पिताजी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बस यही कहा कि सिलीगुड़ी में होटल सेवाएं हैं, मैं उसी होटल में ठहरा हुआ हूँ और वहीं पे जा रहा हूँ। अब जब ये बात सुनते हैं तो वरदा शर्मा साहब जो रहते हैं वो फिर उसे वहाँ जाते हैं और वहाँ से एक थाना होता है, थाने पर जाते हैं और वहाँ के थाना इंचार्ज को लेते हैं। और उसके बाद चूंकि DIG जो थे उनका जो था काम आसानी से हो जाता है और उनके बाद एक अपने रिश्तेदार को लेते हैं और उसके बाद तीनों लोग जाते हैं होटल सेवाएं और वहाँ के रिसेप्शन पर पता लगाते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि होटल कमरा नंबर 3 में है, वहाँ राजखोवा साहब ठहरे हुए हैं और इस समय अपने कमरे में ही होंगे। जब ये तीनों लोग ऊपर जाते हैं तो होटल के कुछ स्टाफ भी जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो दोस्तों जज साहब अंदर ही थे, उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और जब सामने अपने साले साहब को देखते हैं तो पुलिस वालों को देख हैरान रह गए और उनके साले साहब जो वरदा शर्मा थे वो बोले कि ये बात बताओ कि मेरी बहन और 3 बेटियाँ कहाँ हैं और आप यहाँ पर इस तरीके से क्यों और क्या बात है। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो दार्जिलिंग में है और मेरा परिवार दार्जिलिंग में है। वो कहते हैं कि आप एग्जैक्ट एड्रेस बताइए और कोई फ़ोन नंबर हो तो बताइए। फिर वो कहते हैं कि नहीं वो दिल्ली में है। फिर वो यही बात कहते हैं कि आप एग्जैक्ट एड्रेस बताइए, बता दीजिए और उसके बाद हमारे पास वहाँ पर चलिए। लेकिन दोस्तों अब ना तो वो पता बता रहे थे और ना ही जाने के लिए तैयार थे, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा उस समय झूठ बोल रहे थे। फिर जब काफ़ी फोर्स करने लगे तो वो लोग उन्होंने कहा कि मैं ऐसे में नहीं बता सकता हूँ, मुझे एक पेन चाहिए, मैं लिख कर बताऊँगा। उसके बाद उन्हें कागज़ दिया गया और पेन दिया गया। उसके बाद दोस्तों वो जो असभी भाषा में उस पर कुछ लिखना शुरू किया। जो लिखना शुरू किया किस पर, उन लोगों की नज़र थी जिसे उन्होंने लिखा कि लोग देखकर एकदम पढ़कर हैरान हो गए। अब दोस्तों राजखोवा साहब जो लिखते हैं उसके अनुसार 10 फरवरी
1970 के दिन ही उतनी उसकी पत्नी फर्श पर फिसल जाती है और गिर जाती है और उनका सर दीवार से लगता है और उनके मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और ये सब चीज़ जो है उनको बड़ी बेटी जो निर्मली थी वो भी देख रही थी और वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब बहुत सारा नींद की गोलियां उसने खा ली, ओवर डोज हो लिया, तो उसके बाद उसी रात उसकी भी मौत हो जाती है। और वो रात भर अपनी बेटी और अपनी पत्नी की लाश के पास बैठे रहे और सुबह जो है जाते हैं घाट पर ब्रह्मपुत्र की नदी पर, तो वहाँ से स्टीमर वाले को बुलाकर लाते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद ले जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, दोनों लाशों को बहा देते हैं और उनका विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों बेटियों के बारे में पूछते हैं उनका क्या हुआ, तो उनके बारे में लिखते हैं कि 14 फरवरी के दिन मैंने उन्हें जब ये बात बताया, उन्हें बुलाया तो मैंने उससे बताया नहीं, ये काफ़ी करने लगी तो मैं उनसे तब तक छुपाते, पहले मैंने उससे झूठ बोला कि वो कोकराझार गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई है, लेकिन जब वो पूछने लगी तो मैंने बोला कि चलो तुम लोगों को एकांत में बताता हूँ। और उसके बाद गाड़ी में बिठाया और लेकर गया ब्रह्मपुत्र नदी के पुल पर और वहां पर मैंने बताया कि तुम्हारी माँ और बड़ी बहन के साथ ऐसा हुआ है और इसी नदी में मैंने उनको विसर्जित कर दिया है। अब जैसे ही ये बेटियां सुनती है तो वो अपना आपा खो देती है और नदी में कूदकर वो भी अपनी जान दे देती हैं। अब दोस्तों ये सब बात सुनकर ये सारे लोग हैरान रह गए और उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि अभी ऐसा मामला था तो उन्होंने कहा ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप ये बात तो है चलकर मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाइए और उन्हें बोलिए कि ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। अब दोस्तों वो अपने कमरे में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम में लगा उनका बाथरूम था, बाथरूम में जाते हैं और फिर अंदर से कुंडी मार लेते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही जोर जोर से चीखने लगते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाजा तोड़ते हैं चीखने की आवाज़ सुनकर तो देखते हैं कि राजखोवा जी ने उन्होंने अपने पेट में चाकू मार रखा है और वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद सारे लोग हैरान, उनके बाद उन्होंने वहाँ से किसी तरीके से सिलीगुड़ी के अस्पताल में पहुंचाया जाता है और जहां पर डॉक्टर साहब उनका इलाज करता है और कहते हैं कि आप इनसे कुछ पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इधर ये लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में और सारा खाक छानने लगते हैं, आखिर जो लाशें थी वो कहीं तो होगी और वो ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो डीआईजी साहब थे वो साले साहब थे, इनके पर्दा शर्मा जी वो बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें एक बार फिर अपने स्तर से आप जांच में लग जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं और एक बार फिर बंगले पर जाते हैं और फिर उनके साथ जो काम करते हैं उनके साथ रहने वाले नौकर, प्यून, माली और जो अर्दली वगैरह थे इन सब से पूछताछ करते हैं। तो जो उनके साथ उनके नौकर रहने वाले थे उसी बंगले में क्वार्टर में रहते थे और उनके साथ हमेशा रहते थे, उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जज साहब का ऐसा क्या हाल था, उन्होंने जो पत्नी थी, उनकी जो बेटियां थी, उनके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है, तुम लोगों को पता नहीं चला। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो कहते हैं कुछ तो बताओ आखिर ये कैसे रहते थे, क्या करते थे। जब उन लोगों ने जो ये कहानी बताई दोस्तों, ये कहानी शुरू हो चुकी थी 14 जनवरी 2070 से ही, जब वो रिटायर नहीं हुए थे, क्योंकि वो रिटायर हुए थे 2 फरवरी के दिन। उनका एक प्यून था जिनका नाम था विगन प्रसाद और एक और प्यून था जिनका नाम था मोहम्मद राशिद और उनका माली था, उनका नाम था राजनाथ। ये तीनों लोग जो थे उनके साथ रहते थे। इन उसके अलावा और भी एक नौकर था उमेश, वैसे वो भी रहते थे। उन्होंने कहा कि जब इस बंगले में आए थे तो एक पेड़ था जो कि बाथरूम के पीछे ही था, उसने टहनी बाथरूम के दरवाजे से लगा रखी थी, खिड़की से लग रही थी, कुछ आवाजें आ रही थी। और 14 जनवरी के दिन उन्होंने विगन प्रसाद से कहा कि अपने प्यून से कहा कि ये जो पेड़ है इसको हटवा दो, इसकी टंगनी कटवा दो और बाथरूम में इसकी जो टंगनी है वो घिस रही है तो डरावनी आवाज़ आती है। वो जो है फिर मोहम्मद रशीद को बताता है कि माली राजनाथ को बताता है, ये तीनों लोग मिलकर उस टंगनी को काट देते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, इस पेड़ की जो जड़ है वो खोद दो और ये पेड़ को ठीक नहीं है। उसके बाद फिर वो जड़ को खोद देते हैं और काफ़ी मोटा पेड़ था, गिरा देते हैं। और जब पेड़ गिर जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना दो, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ जो था हम पेड़ ही लगाएंगे और इसको पेड़ लगाना चाहिए तो गड्ढा बड़ा कर दो। अब दोस्तों वो लोग जज साहब को आदेश मान रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया और वहां पर खोद दिया। उसके बाद दोस्तों वो उसके 2 दिन बाद एक और पेड़ था, यानी कि 16 जनवरी को ही एक पेड़ और था किचन में बगल में। उन्होंने बोला कि ये भी पेड़ जैसे इसका किया है वैसे ही इसको भी कर दो और यहाँ भी एक गड्ढा खोदो, नया पेड़ लगाएंगे ताकि जो नए जज साहब आ रहे हैं इनको, एनके चौधरी साहब, उनको कम से कम याद रहे कि कोई यहाँ पर पेड़ लगाया था। दोस्तों वो लोग बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग उसी पेड़ को खोद कर निकाल देते हैं और वहाँ पर एक गड्ढे बना देते हैं, जैसा कि उन्होंने बड़ा गड्ढा बना दिया था। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के दिन जब सारे लोग उसके परिवार वाले साथ में आते हैं तो उनके साथ बंगले में रहने लगते हैं। और एक दिन जो है उपेंद्र नाथ राजखोवा जी नहा रहे थे तो उनकी पत्नी भी थी पुतली राजखोवा, उनकी नज़र उस गड्ढे पर जाती है। उन्हें वो गड्ढा बड़ा अजीब लगता है और वो उन नौकरों को कह के जब
तक वो नहा रहे थे वो गड्ढा भरवा देती है और उसके बाद जो वो जज को देखते हैं बाद में गड्ढा कि भर गया तो अपनी पत्नी पर काफ़ी नाराज़ होते हैं। फिर वो उन लोगों से कह रहे कि गड्ढा वापस से खोद दो। और उसी तरीके से अब दोस्तों उसके बाद जब वो रिटायर हुई हो गए थे तो 5-6 दिन उनका परिवार उनके साथ रहता है। लेकिन दोनों जो छोटी बेटियां थी उनका कॉलेज चल रहा था, तो बड़ी बेटी जो था एमएमए कर चुकी थी और उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन दोनों बेटियां जो छोटी थी कॉलेज चल रहा था और लोग वापस गुवाहाटी चली गई थी और मामा के घर चली गई थी और उनका पेपर होने वाला था। अब दोस्तों 8 तारीख को चली गई थी और 10 तारीख को माँ सरस्वती की पूजा थी और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में राजखोबा भी जी जाते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी भी जाती है, स्टाफ के लोग भी जाते हैं और उनके बाद ये लोग मेला देखकर वापस आते हैं और उनके बाद कुछ स्टाफ वाले घर चले जाते हैं समेट कर जो आते हैं और सब क्वार्टर में चले जाते हैं। और 8 को वो बजते हैं, देखते हैं कि जो विगन प्रसाद था वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ उन्होंने उसी गड्ढे के बगल में जला रखी थी जो कि वो ताप रहे थे। और फिर कुछ ही देर में जो कि उसकी पत्नी और बेटी वो भी आ जाती है और वो जो चीज़ है विगन प्रसाद देखते हैं, फिर कहते हैं होगा कोई बात। उसके बाद दोस्तों अब अपना सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह 11 फरवरी की सुबह होती है तो विगन प्रसाद आता है और कहता है, जब नहीं देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, उसकी छोटी उनकी बड़ी बेटी कहाँ है, पूछता है दोनों मालकिन कहाँ गई, तो ये बताते हैं कि रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, वो लोग कोरा चले गए, मैंने ही उनको सुबह सुबह बस स्टैंड तक छोड़कर आया हूँ। अब इस पर विगन प्रसाद हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको 24 घंटे ड्राइवर भी उपलब्ध था और उसी और भी नौकर चाकर थे, किसी को भी छुड़वा सकते थे, खुद क्यों गए छोड़ने। फिलहाल वो उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं, बाजार चला जाता है और बाजार में आने के बाद वो आकर देखता है कि जो बाथरूम से पाइप जा रहा था उसको लाल रंग का पानी गिर रहा था और खुली नली में वो पानी जा रहा था। और वो पानी देखता है तो उसके बाद ऊपर जाता है और ऊपर आने के बाद देखता है कि बाथरूम में राजखोबा साहब कपड़े धो रहे थे और इससे पहले कभी उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे और ये सारा काम नौकर ही करते थे। लेकिन वो एक लाल कलर का चादर था, तकिए का खोल धो रहे थे, साथ में एक पैजामा और एक शर्ट धो रहे थे। और बैग प्रसाद पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या करूं, रिटायर हो गया हूं, मन नहीं लगता है, इसीलिए सोचा यही काम कर लूं। क्योंकि चादर का रंग लाल था, तकिए का कवर भी लाल रंग का था, तो उसने सोचा शायद इसी की कलर छूट रहे हो। उसके बाद फिर वो जो है वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों उसी 11 फरवरी के दिन उनका एक और जानकार उनसे मिलने के लिए आ जाता है। तो वो अपनी पत्नी के साथ आया था और पत्नी को बाथरूम जाना था और जब वो जाने की लगी तो जज साहब ने कहा कि बेडरूम के अटैच जो बाथरूम है उनमें मत जाना क्योंकि वो बहुत गंदा है, किसी और का बाथरूम में चले जाना। उसके बाद दोस्तों किसी और का बाथरूम में जाती है, फिर आने के बाद चली जाती है और उसके बाद उसी दिन एक प्लम्बर आता है बंगले में काम करने के लिए। तो उसने देखा कि जज साहब है जो मिट्टी के गड्ढे में उसी को बराबर कर रहे थे। अब दोस्तों फिर जो है कुछ दिन बीतता है और वो दिन आता है 14 फरवरी का, जब वो अपनी बेटियों को जिद करके अपने साले साहब से कहते हैं कि नहीं उनको भिजवा दो यहाँ पर। वो कहते हैं कि इनका पेपर है, लेकिन ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उन दोनों को भिजवा दीजिए ताकि मैं इन को दार्जिलिंग जाना है। अब दोस्तों जब वो बेटियाँ आती है तो वो खुद उसको बस स्टैंड तक जाते हैं और लेने, और बस स्टैंड से लेकर जब बंगले पर आते हैं तो बेटियाँ पूछती है कि माँ और बड़ी बहन कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो लोग कोरा झार गए हैं। लेकिन दोस्तों अब स्टाफ के सारे लोग जानते थे कि वो लोग तो गुवाहाटी गए थे और ये लोग वहीं बोल पड़ते हैं कि आप जो कह रहे थे कि साहब वो मालकिन और जो बड़ी बेटी है वो तो गुवाहाटी गए हैं। लेकिन अब ये जो कैसे कहते हैं तो गुवाहाटी गई थी क्योंकि जो वहाँ की दोनों बेटियां वापस ही आई थी। तो कहते हैं कि हाँ निकली थी गुवाहाटी के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें कोहराझार जाना पड़ा। फिलहाल दोस्तों ये बात भी यहीं पर खत्म हो गई। अब दोस्तों इसके बाद 10 दिन और बीत जाते हैं और 25 फरवरी का दिन आता है सुबह 10 बजे, जब दोनों बेटियां उसी बंगले में थी। और उसके बाद 25 फरवरी की दोपहर की विगन प्रसाद देखता है कि एक काली रंग की गाड़ी आती है और उस ड्राइवर से कुछ जो है राजखोबा साहब बात कर रहे थे। उनके बाद वो गाड़ी से ही भी चली जाते हैं और शाम को 4:30 बजे जब विगन प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि बेटियां कहाँ पर है, तो कहते हैं कि बेटियां जो है वो चली गई वापस गुवाहाटी, और साथ ही मुस्कुराते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनका कोई बहुत बड़ा काम हो गया है। तो विगन प्रसाद भी इतना ध्यान नहीं देते हैं और उनके बाद जो है वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में आ जाते हैं और सारा कुछ काम करके। लेकिन दोस्तों अब 26 फरवरी को किचन के पीछे वाले गड्ढे को देखता है तो वो गड्ढा भी भर चुका था। अब जो जज साहब थे वो पूछते हैं कि आप ये गड्ढा कब भरा, तो किसने भरा, तो कहते हैं कि मैंने ही भरवा दिया, बाहर से मजदूर लाकर भरवा दिया, इसीलिए भरवा दिया जो कि इसमें कोई गिर सकता था, कोई जानवर भी गिर सकता था और नए पौधे आने में देरी है। यानी वही पिछले गड्ढे वाली कहानी, इस गड्ढे के लिए भी बात भी गगन प्रसाद जो है वो संतुष्ट हो जाता है। और उसके बाद 25 फरवरी से लेकर दोस्तों वहाँ पर पूरा मार्च रहे और 13 अप्रैल को वो जो है वो अपने साले को खत लिखते हैं। और इसी बीच में साले साहब जो हैं इनको कई बार कॉल किए लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों ये सब जानने के बाद
जो वर्दा साहब रहते हैं वो कुछ दिन बैठ गए, उनके ठीक होने का इंतज़ार करने लगे और फाइनली 7 अगस्त को डॉक्टरों ने कहा कि अब जो है आप राजखोवा जी को डिस्चार्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों 7 अगस्त को उन्होंने पूछताछ की जाती है और सारा कुछ उनके स्टाफ ने जो कहा था ये सब बात बताया जाता है, तो समझ जाते हैं कि अब ज़्यादा कुछ घुमाना फिराना ठीक नहीं है। दोस्तों पूरी कहानी बता देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को मारकर उनका नौकर, एक नौकर था उनका उमेश वैस, उनकी मदद से उसी गड्ढा में दफना दिया और उसके बाद 25 फरवरी के दिन यानी कि 15 दिन बाद अपनी उन दोनों बेटियों को भी मारकर उसी गड्ढे में दफना दिया। अब ये दोस्तों पूरा जो मामला है वो साफ हो गया था कि ये कहने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी यही बयान देते हैं। उसके बाद 12 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया जाता है और 13 अगस्त को उस नौकर उमेश वैस को भी गिरफ्तार किया जाता है। उमेश वैस ने बताया कि उस कंपार्टमेंट में और भी कुछ चीज़ें दवाई गई है जिनसे उसकी निशानदेही पर जगह जगह गड्ढे खोदे गए थे, तो कई कपड़े और कई सैंडल मिलते थे। उनके अलावा उन जज साहब के 2 कोट भी मिलते हैं, फिर पर रक्त के अंश पाए जाते हैं जो कि उसकी पत्नी और बेटियों के ही थे। अब दोस्तों उन पर चार्जशीट फाइल होते हैं और फाइनली उस पर मुकदमा था चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच में वो जो थे जेल में बंद थे और वहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, मेंटली खुद को डिस्टर्ब दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जांच में पाया जाता है कि जज साहब बिल्कुल ठीक है और बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। फाइनली उन पर मुकदमा चलाता है और उनसे पूछताछ की जाती है उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी कबूला नहीं और फाइनली 27 जनवरी 1974 को जिस कोर्ट में वो खुद फैसला सुनाते थे उसी कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाकर फैसला सुनाया गया। 27 जनवरी 1974 को ही इन्हें फांसी की सजा दी गई जाती है। लेकिन उमेश जो वैस है जो बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इसके फिर खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों 55 लोगों की गवाही हुई थी और कोई गवाह नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन फिर भी ये साबित हो चुका था इन्होंने सारा कुछ किया है। लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में भी इन्हें वही सजा दी गई और मिली और वही बरकरार रखी गई। लेकिन यहाँ पर जो उमेश जो वैसियत हो उसको छोड़ दिया गया और उन्हें भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ पर भी यही दोनों बरकरार है और एक जो फांसी है एक को मारकर कैद का। उनके बाद दोस्तों आखिर चारा जो बचा था वो राष्ट्रपति के पास मसी पिटीशन दाखिल किया जाता है और दया आजकल जहाँ से वो भी खारिज हो जाता है, यानी कि अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन अंत तक उन्होंने ना को पुलिस के सामने और ना ही जज साहब के सामने इन्होंने कबूला कि आखिर उन्होंने ये जुर्म क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन दोस्तों बिना मकसद के ऐसे सातिर अपराधी भी ऐसा काम नहीं करता है। जज साहब ने जैसा काम कर दिया था वो भी अपने परिवार के साथ अंत में दोस्तों फांसी पर जो है वो 14 जनवरी 1976 के दिन सुबह 6 बजे की जोरा जेल के अंदर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन अंत समय तक भी उन्होंने नहीं कबूला कि उन्होंने ये क्यों किया, उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन जो दोस्तों मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो एक जो वीडियो देखी थी तो मैंने किसी ने नहीं बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए हैं। मैंने सोचा शायद उनकी जो बेटी था किसी से अफेयर रहा होगा या उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेवार माना होगा, इसीलिए अपनी पत्नी को साथ साथ उस बेटी को भी खत्म कर दिया होगा और जब दोनों बेटियों को इस बात का पता चला होगा तो उन्होंने पापा के खिलाफ बगावत कर दी होगी और इसीलिए उनकी जो भी है उन्होंने भी मार दिया होगा। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं थी। दोस्तों जब मैंने कॉमेंट पढ़ा तो कॉमेंट में कुछ लोगों ने जो बात लिख रखी थी उन्हें पढ़कर हैरान हो जाएंगे। उनके अनुसार उनकी जो पत्नी थी दोस्तों उनको किसी के साथ अफेयर था और वो तीनों बेटियां जो थी उनकी संतान नहीं थी और संतान जो थी वो बात राजखोवा को साहब को पता चली और बहुत दिन के बाद पता चली तो वो जो है खुद को संभाल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर उनके खात्मा कर लोगों को जो है प्लान करने लगे और अपनी रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने ये सारा काम कर दिया। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही यानी कि 14 जनवरी को ही उन्होंने गड्ढे वगैरह खुदवा दिए थे। अब दोस्तों ये कहानी, ये बात सही है, ये गलत है, ये मैं नहीं जानती हूँ, इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन बहुत ही ऐसी जगह पर मैंने ये बातें पढ़ी थी, लोगों ने बात सामने आई थी दोस्तों, वाकई में कुछ बात तो थी ऐसी थी जिसे जज साहब बता नहीं पाए, क्या पता है नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों ये बात थी जो थी। अगर आपको भी समझ में आए कि क्या बात थी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आखिरकार क्या बात रही होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।